अब नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल क्लास ए एम्पलीफायर का सर्किट स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसमें हम ये जो है कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे हम अब ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। सो वी रिप्लेस द कलेक्टर रेजिस्टेंस विद द ट्रांसफार्मर। तो अब ट्रांसफार्मर का ये है कि आप जानते ट्रांसफार्मर एक्शन इसमें अब हम देखेंगे इस एम्पलीफायर में। सो ट्रांसफार्मर एक्शन का मतलब ये है कि या तो ये स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा सेकेंडरी साइड पे या आउटपुट साइड पे जो वोल्टेज। तो इसमें हम देखेंगे 3 इक्वेशंस हम इसमें देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जब भी ट्रांसफार्मर एक्शन होता है उसमें एक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, करंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है और इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसका मतलब ये है कि जो इम्पीडेंस हमने एक साइड पे प्राइमरी साइड पे अगर हमने कनेक्ट की है तो वो ड्यू टू इंडक्टिव लिंक जो ट्रांसफार्मर में है तो फिर वो सेकेंडरी साइड में भी अपीयर करेगी वो इम्पीडेंस जो है। तो या तो वो स्टेप अप हो सकती मींस अगर या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक्शन हो सकता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक्शन हो सकता है। तो उसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इंडक्टिव लिंक है उसकी वजह से वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो जैसे हम इसमें देखें इंक चेंज करनी पड़ेगी कलर। ओके, तो इसमें हम ये देख सकते हैं तो ये प्राइमरी साइड का सर्किट है और ये सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर है। तो जो सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं तो ये सेकेंडरी साइड का सर्किट है। तो कलेक्टर पे हमने ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है। तो प्राइमरी साइड पे जो भी जो इम्पीडेंस वोल्टेज या करंट इसमें फ्लो करेगा, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी प्राइमरी साइड पे या जो करंट इसमें फ्लो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग्स, तो उसका कुछ इम्पीडेंस होगा। तो वही इम्पीडेंस और वोल्टेज और करंट ड्यू टू इंडक्टिव लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो वी हैव these equations. Voltage transformation equations means the transformation from primary to secondary side. Current transformation equations due to the transformation from primary to secondary side or impedance transformation. तो अगर हम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हम जानते हैं सेकेंडरी पे वोल्टेज है V2, प्राइमरी पे है V1। तो इनका जो रेशियो है that is equal to the winding, the number of turns in the secondary, which is N2, divided by number of turns in the primary. और ये ट्रांसफार्मर एक्शन जो है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है ये आप जानते हैं जो पिछले सेमेस्टर में भी आपने पढ़ी है। सो वी विल जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। इतनी जल्द इसको हम सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहा हूँ। तो वो जस्ट फाइनल जो यहाँ पर इक्वेशन है वही यूज कर रहा हूँ। तो करंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी यही है। करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग और द रेशियो बिटवीन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द रेशियो ऑफ करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग टू द प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज इक्वल टू the ratio of number of turns in the primary and to the number of turns in the secondary। ये इक्वेशंस आप जानते हो करंट ट्रांसफॉर्मेशन और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो सिमिलरली इन्हीं इक्वेशंस को हम यूज करेंगे इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन।
इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी ड्यू टू दैट इंडक्टिव लिंक इन द ट्रांसफॉर्मर, वो क्या चीज है? दैट इज RL divided by RL dash, ये यहाँ पर जो RL है ये है, which is equal to RL dash is equal to R1 means resistance or impedance in the primary side, और ये RL which is equal to R2 is the impedance at the secondary side. So the impedance RL is at the secondary side of a transformer divided by impedance at the primary side. So secondary ratio of impedance is secondary to primary is, और इसको मैं R2 और R1 में भी लिखते हैं क्योंकि हमने वोल्टेजेस को R2 और R1 में V2 और V1 लिखा है. तो दिस इज secondary impedance in the secondary winding and impedance at the primary side. तो हम जानते हैं ड्यू टू यूजिंग ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इज at the secondary side, resistance is the secondary side voltage divided by secondary side current divided by the voltage in the primary side divided by current in the primary side. That is the resistance or the impedance in the primary side. इसी को अगर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय V1. इसको हम अलग से लिखते हैं और फिर ये तो वोल्टेज रेशियो हो गई और फिर हम करंट रेशियो को अलग लिख देते हैं. करंट रेशियो है ये, सो V2 बाय I2 डिवाइडेड बाय V1 बाय I1. इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन हमें मिल गया. इसको अब नंबर ऑफ टर्न्स में अगर करें तो V2 ओवर V1, इक्वेशन 1 से अगर हम देखें V2 ओवर V1 क्या है, V2 over V1 is N2 over N1, और इक्वेशन 2 से देखें I2 ओवर I1 is N1 ओवर N2, पर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं I1 ओवर I2 करने के लिए, तो फिर ये होगा, इसको भी मैं अलग से लिख लूं, ये N1 है और करंट रेशियो जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की वो है I2 बाय I1 का इज इक्वल टू N1 बाय N2, बट हमें चाहिए I1 बाय I2 ये वाला, तो इसमें फिर हमें इसको इन्वर्स करना पड़ेगा. तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा N2 बाय N1. इक्वेशन 2 का इन्वर्स आ जाएगा N2 बाय N1. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर. तो इसको हम अगर बोल दें टर्न्स रेशियो विच इज A स्क्वायर, ठीक है ना, टर्न्स रेशियो है A और इसका हमने अभी फाइंड आउट किया कि इसकी वैल्यू है A स्क्वायर. सो टर्न्स रेशियो का स्क्वायर है impedance transformation. Voltage transformation is simply turns ratio N2 by N1. Current transformation is inverse of turns ratio N1 by N2. And impedance is the square of the turns ratio. अगर हम अब देखते हैं, इसी को लिखते हैं R1 which is the impedance at the primary is equal to square of turns ratio into the impedance at secondary. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं.
डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग, बट इम्पिडेंस का रिलेशन हमने यहाँ देख लिया कि इट इज द स्क्वायर ऑफ द टर्न्स रेशियो। तो ए स्क्वायर को मैं यहाँ लिख दूँ इस टर्न्स रेशियो। ओके, अब हमने इसमें, अब अगर पावर की बात करें इसी एम्पलीफायर में, ये वही क्लास ए एम्पलीफायर ही है। सो ना, ये क्लास ए एम्पलीफायर, हम कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर स्टडी कर रहे हैं जिसमें कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर जिसमें कि हमने आरसी की जगह, सो वी हैव रिप्लेस्ड, मैं यहाँ पर लिख दूँ आरसी इज replaced by a transformer। तो ट्रांसफार्मर से जब हमने रिप्लेस किया तो इसका क्या मतलब है कि पावर डिसिपेशन ड्यू टू दिस, नीचे in this क्लास ए एम्पलीफायर, और क्लास ए हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि इट इज़ अ पावर एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर विच ऑपरेट्स ऑन लार्ज वैल्यूज ऑफ सिग्नल्स। उसमें वोल्टेज और करंट के सिग्नल्स हमने साइनोसाइडल ही लिए थे, तो इसमें भी वही सेम सिग्नल्स ले रहे हैं हम, साइनोसाइडल ही लेंगे, अभी देखेंगे। लेकिन मेन चीज़ इसमें ये है कि हम इसमें आरसी की जगह collector resistance is replaced by a transformer। So, इसका क्या फायदा हुआ? The power dissipated in RC, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेट होती है इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कहीं यूज नहीं होती है। सो it's not a kind of a useful energy, we cannot have a reactive reaction on this one dissipated power। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होगी वो डिसिपेट होगी, तो द पावर डिसिपेटेड इन आरसी रिड्यूसेस द एफिशिएंसी और पावर एफिशिएंसी। हमने देखा था एफिशिएंसी उसमें काफ़ी कम थी, 25% से भी कम। तो जब हम आरसी की जगह ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, तो अब फिर ट्रांसफार्मर के बाद इसमें जब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें हमने देखा है कि अब रेजिस्टेंस है नहीं, तो आई स्क्वायर इंटू आर सी जो है वो अब नहीं होगा इसमें। तो इसमें अब इंडक्टेंस है, ये कपलिंग इंडक्टिव लिंक बनता है इनपुट और आउटपुट सर्किट में। तो इसमें फिर ये जो है, जो पावर है वो डिसिपेट नहीं होती है, तो हम इसमें काफ़ी पावर सेविंग कर सकते हैं। तो वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी, वो आगे देखेंगे अभी हम कैसे इसकी वर्किंग हो रही है। ओके, तो इसमें अब हम ये पावर की अगर बात करें, पहले ये
पावर इंफॉर्मेशन को डिराइव करने के लिए हमें ये देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन एमिटर ही एम्पलीफायर लिया है हमने, तो कॉमन एमिटर में वी हैव आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन VCE एंड IC। तो VCE इज द आउटपुट वोल्टेज, ये जो है, और IC इज द इनपुट आउटपुट करंट। तो इसमें भी हमने लोड लाइन बना ली है, एक DC लोड लाइन है और एक AC लोड लाइन है। उसमें DC लोड लाइन और AC लोड लाइन सेम थी, इसमें DC लोड लाइन थोड़ी सी अलग है। ये है DC लोड लाइन विच इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये क्यों है? एट दिस क्वेश्चन पॉइंट ओवर हियर, ये जो क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पर ये क्वेश्चन पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट। इसको जब हमने प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जब प्रोजेक्ट किया तो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिली। तो ये है क्वेश्चन पॉइंट वोल्टेज VCEQ। ये VCEQ जो है यहाँ पर इस वोल्टेज पे आके, क्योंकि हम ये देखते हैं ये जो लोड लाइन है इससे साफ दिख रहा है, ये पहले मैं इसी से शुरू करता हूँ। इससे साफ दिखता है कि एट दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट जहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, at that question point this voltage is VCEQ, and that this voltage we have infinite flow of current। देखो करंट एकदम से शूट अप कर गया और इनफाइनाइट लेवल पे पहुंच गया। So always at this point of voltage, at this quiescent voltage VCEQ, तो करंट एकदम से शूट कर रहा है। As per Ohm's law, which is V equal to IR, or I is equal to V by R, तो करंट इनफाइनाइट कब होगा? I will be infinity when R is equal to 0। ठीक है ना, वोल्टेज कोई भी हो, वोल्टेज यहाँ पर हम मान लेते हैं VCEQ है, नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, स्पेस है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ अगर यूज करें, ये सिर्फ बताने के लिए इसको मिटा दूंगा। ओम्स लॉ V is equal to IR, I is equal to V by R, and I is infinity when R tends to 0। I tends to infinity when R tends to 0। V की वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, कम है ज़्यादा डजेंट मैटर, बट अगर R की ही 0 हो गई, V जितना मर्जी हो, करंट इनफाइनाइट ही होगा। तो इट मीन्स इन दिस कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, जहाँ पर हमने RC की जगह ट्रांसफार्मर यूज किया है, तो इसमें हम आइडियली इसको कंसिडर कर रहे हैं लोड लाइन के बेसिस पे। मतलब लोड लाइन जो हमने यहाँ बनाई है वो कैसे बनाई है कि वी आर अज्यूमिंग दैट दिस due to the presence of transformer, the resistance at the collector is 0। Assuming RC is ideally 0। तो RC 0 क्यों है? Due to the presence of coupling element, that is transformer, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा। यहाँ पे
आरसी की जगह अब हमने कलेक्टर पे अब हमने ट्रांसफार्मर लगा दिए, तो अब कलेक्टर पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये डीसी लोड लाइन ये। अब एसी की बात करें, एसी में ये इनपुट सिग्नल जो है, ये जो सॉरी साइनोसॉइडल सिग्नल ही हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी इनपुट और आउटपुट सिग्नल कंसिडर कर रहे हैं सारे साइनोसॉइड से कंसिडर कर रहे हैं। तो टू स्टडी द एसी एनालिसिस, तो इसमें अब हमने करेक्टरिस्टिक ये देखा कि ये जो VCE है, एसी वेव जो है साइनोसॉइडल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज Vm sin ओमेगा t। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो साइनोसॉइडल वेव है ऑफ वोल्टेज विच इज दिस, ये वाली वोल्टेज है ये। अब इसको दोबारा रीड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो हमने पहले जो क्लास से एम्पलीफायर किया उसमें पूरा मैंने ड्रॉ करके दिखाया, तो इसमें हम सिंपली यूज कर रहे हैं उसी वेव फॉर्म को। तो ये हमारी वेव फॉर्म है साइनोसॉइडल एट द आउटपुट, एट द कलेक्टर। तो कलेक्टर पे जो वोल्टेज हमें मिल रही है कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज, दैट इज VCE। तो VCE का एक ये वाला पीक है, वही जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और एक ये पीक है, ये भी हम पिछले लेक्चर में सारा देख चुके हैं। तो अब वही इसको यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पर यही ये वाली वेव फॉर्म ही, जो ये वाली वेव फॉर्म है, ये वाली वेव फॉर्म ही हमने यहाँ ड्रॉ की है। तो ये वेव फॉर्म जो यहाँ ड्रॉ की है, इसमें नाउ द थिंग इज दैट दिस इज VCE मिनिमम और दिस इज VCE मैक्सिमम। तो पीक टू पीक फिर क्या होगी, VCE पीक टू पीक VC मैक्स माइनस VCE मिनिमम, ठीक है, क्योंकि एक पीक है VC मिनिमम की वैल्यू, एक पीक है VC मैक्सिमम। तो पीक टू पीक फिर क्या हो गई, एक पीक है VC मैक्स, दूसरी पीक है नेगेटिव वाली, ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है, दैट इज VC मिनिमम। तो पॉजिटिव पीक है, एक नेगेटिव पीक है, तो देन इसको पीक टू पीक अगर बोल दें, मीन्स पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक, तो ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है। दिस माइनस दिस, दैट इज VCE मैक्स। तो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज VCE मैक्स। तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ, VCE मैक्स ये वाली। अब इसको लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है VCE मिनिमम। तो दिस इज वन पीक, VP पॉजिटिव, और ये है VP नेगेटिव, नेगेटिव पीक। सो VP positive is VC max, VP negative is VC minimum. Now V peak to peak is VC max minus VC minimum. Same for current, जो
कलेक्टर करंट है, ये तो हमने वोल्टेज का कर लिया। अब करंट का करना है। करंट का भी ऐसे ही है, तो मैं इसको अगर इक्वेशन 1 करता हूँ तो सेम करंट का भी सेम ऐसा ही है। इसको VCE पीक टू पीक बोलता हूँ, इसको IC पीक टू पीक, विच इज इक्वल टू IC मैक्स माइनस IC मिनिमम, जो ये वाली वेव फॉर्म है, ये वाली, उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन 2। सो दूसरा मैं वो भी लिख दूं, क्योंकि ये जो VC पीक लिखा है इसकी भी वैल्यूज लिख दूं। VCE पीक, पीक लिखना मतलब ये है कि पीक पॉजिटिव थी VC मैक्स और पीक नेगेटिव है VC मिनिमम। अगर जनरलाइज कर दें VC पीक को, वो क्या हो जाएगी, VC मैक्स माइनस VC मिनिमम, बिकॉज ये हाफ ही है, ठीक है ना यहाँ पर। सो ये वाली, ये VC पीक है, VCE पीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मिनिमम है VC, दिस वन, और ये वाली है, और दूसरे पेन से करता हूँ। अब ये भी हमने देखा, ये क्या है, VCE पीक, एक पीक, और ये है दूसरी पीक, VCE पीक। लेकिन इसको हमने नाम दे दिया था VCE पीक पॉजिटिव, VCE पीक नेगेटिव। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यू क्या है इसकी VCE पीक की, तो ये हाफ ऑफ द पीक टू पीक है ना, हाफ ऑफ पीक टू पीक। तो पीक टू पीक हमने देखा है VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम, तो फिर ये क्या हो गया, VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द टोटल पीक टू पीक, जो हमने इस पिछले वाले लेक्चर में भी किया था। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर IC पीक करंट, IC पीक करंट, which is equal to IC max minus IC minimum divided by 2, half of the peak to peak। ये वो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट पॉइंट वही था कि हमें VCE RMS चाहिए। VCE RMS क्या चीज़ है, VCE max माइनस VCE minimum डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया, IC पीक।
आईसी पीक हमें चाहिए, आरएमएस है जीरो से लेके पीक तक है उसकी वैल्यू, तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, पीक टू पीक नहीं लेते हैं कभी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये वी मैक्स क्या होती है, ये वी पी की होती है ना। तो फ्रॉम जीरो लाइन टू द मैक्सिमम वैल्यू, तो वी पीक होती है। तो आरएमएस क्या होती है, इसी मैक्सिमम वैल्यू की वी एम बाय रूट टू इज द वी आर एम एस। ठीक है, तो हमें वी आर एम एस लेनी है, तो पहले वी जो पीक है ये वाली वैल्यू, इसकी इक्वेशन में 3 लिखता हूं, इसकी लिखता हूं 4, और फ्रॉम 4, फ्रॉम इक्वेशन 3, VCE RMS is V peak divided by रूट टू। यही हुई RMS, V peak मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट टू, ये हो गई RMS। तो ICRMS अब क्या हुई, सेम सिमिलर वही ICRMS। इस IC पीक क्या है, IC मैक्स फ्रॉम इक्वेशन 4, IC मैक्स माइनस IC मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट टू। ठीक है, अब इसी से हम पावर देख लेंगे, आउटपुट पावर क्या है। आरएमएस की वैल्यू अगर हम करें, ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू वीसी मैक्स, VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 रूट टू। तो ये क्या हुआ, ये है VCE RMS। मैं इसको इक्वेशन 5 लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ इक्वेशन 6, ICRMS। तो VCE RMS क्या हुई, VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट टू। तो ये भी वही चीज हुई, VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट टू। तो ये हुई VCE RMS मल्टीप्लाई बाय IRMS। तो ये क्या हुआ, IC मैक्स माइनस IC मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट टू। तो ये हुआ ICRMS। ये इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 5 से लिया है हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 है ना, तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, VCE RMS into ICRMS is the power RMS, which is the output power। ठीक है, एंड RMS AC में ही होता है, तो दिस इज आउटपुट पावर और RMS पावर। ओके, तो अब DC पावर, ये यहाँ से पावर DC करता हूँ।
ओके, अब DC power at the input, that we already know it is VCC multiplied by ICQ. ठीक है, तो ये हुई। हाँ, तो इसमें अब हमने ये देखना है कि एफिशिएंसी, इसको मैं फाइनली लिख दूं पावर AC, पावर आउट AC, पूरा ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहा हूं दोबारा से, जो कि इसको फाइनल बनाने के लिए ये वाला, विच इज VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम, इसको इक्वेशन लिख देता हूँ 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 आई एम रीराइटिंग इट, डिवाइडेड बाय 2√2 multiplied by IC max minus IC minimum डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये टोटल मिला के 8 ही आ जाएगा, वैसा ही है। लेकिन अब न्यूमरेटर में फ़र्क है, जो हमने सिंपल क्लास एम्पलीफायर किया था तो उसमें और इसमें बस ये फ़र्क है कि हमारे पास अब जो पावर है, आउटपुट पावर, that is dependent upon VCE max, means the value of output voltage, maximum value and the minimum value। तो इससे हम ये देख सकते हैं, अगर एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी में ऊपर ही लिखता हूँ, आगे का स्पेस नहीं। ओके, ओके, अब एफिशिएंसी की अगर बात करें, PO डिवाइडेड बाय PI, ठीक है ना। तो PO में मैं ऊपर सिर्फ लिखता हूं अभी, दैट इज VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन। इट मीन्स जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है VCE और VCE मिनिमम, मैक्स और मिनिमम में। आउटपुट पावर को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। आउटपुट पावर इज इन द न्यूमरेटर, सो इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। तो इनपुट पावर चलो मान लीजिए फिक्स्ड है, ठीक है, इनपुट पावर इज फिक्स्ड। तो आउटपुट पावर अगर PO है, PO इज इंक्रीज्ड, if PO is increased at a fixed value of DC, efficiency will also be increased, ठीक है ना। तो PO को इंक्रीज कैसे करना है, यहां से अगर हम VCE मैक्स की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं और VCE मिनिमम की वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम विल बी मोर, ठीक है ना। VCE मैक्स को इंक्रीज कर दिया, VCE मिनिमम को डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास PO will be more because difference between VCE max and VCE minimum is increased, ठीक है ना। इसको ज़्यादा वैल्यू दे दी VCE max को, VCE minimum को बहुत कम वैल्यू दे दी,
दोनों का डिफरेंस बढ़ जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीओ है आउटपुट पावर, तो फिर आउटपुट पावर इंक्रीज हो जाएगी। सेम इज द केस फॉर द करंट। अगर हमने सिर्फ वोल्टेज को ही देख लिया तो VCE मैक्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी जितनी कि VCC वैल्यू तक है, मैक्सिमम वैल्यू तक, तो VCE मिनिमम बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दी तो हमारे पास आउटपुट पावर इंक्रीज हो जाएगी। आउटपुट पावर इंक्रीज हो गई तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, depending upon the value of VCE max VCE minimum, we can improve the efficiency। ठीक है, जो पहले हमने किया था क्लास ए एम्पलीफायर विदाउट कपलिंग, जिसमें कि मतलब कपलिंग मीन्स विदाउट ट्रांसफार्मर एक्शन, तो जो मतलब भी तो उसमें क्या था, जब ट्रांसफार्मर नहीं था उसमें पहले वाले केस में क्लास ए एम्पलीफायर में, उसमें एफिशिएंसी वाज फिक्स्ड, वाज नो वेरिएबल वाज देयर, कोई वेरिएबल पे डिपेंडेंसी नहीं थी उसकी आउटपुट पावर की। इसमें आउटपुट पावर की डिपेंडेंसी वेरिएबल्स पे है। VCE मैक्स इज अ वेरिएबल, VCE मिनिमम इज आल्सो अ वेरिएबल, वी कैन चेंज। ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसकी मैक्सिमम स्विंग्स जो है वी पीक, पीक टू पीक, ये चीजें चेंज कर देंगे तो VCE मैक्स और VCE मिनिमम चेंज हो जाएगा। तो VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम की अगर वैल्यू काफी इंक्रीज कर दें, मींस VCE RMS इंक्रीज कर दें, ठीक है ना, वही है ना, दिस दैट इज VCE RMS। तो वी पीक इंक्रीज कर दें, वी पीक टू पीक इंक्रीज कर दें तो पावर आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, सो पीक वैल्यू ऑफ VCE डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम एंड मिनिमम VCE मिनिमम वैल्यू। तो इनकी वैल्यू इंक्रीज कर दें, जैसे कि यहाँ मान लो अपनी पीक टू पीक वोल्टेज ऐसे इंक्रीज करके, VCE मिनिमम और डिक्रीज कर दी ऐसे करके, तो नाउ इस केस में एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। और अगर हमने पीक वोल्टेज यहाँ भी कम कर दी VCE मैक्स की और पीक वोल्टेज यहाँ भी कम कर दी VCE मिनिमम की, तो हमने देखा है VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम, अगर इनका डिफरेंस कम हो जाता है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, पावर आउटपुट कम हो गई तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। सो जस्ट बाय चेंजिंग द पीक टू पीक वोल्टेज वी कैन चेंज द एफिशिएंसी। यहाँ एक ये फायदा हुआ ट्रांसफार्मर एक्शन की वजह से, वी हैव अ कंट्रोल एट द आउटपुट पावर। आउटपुट पावर हम कंट्रोलेबल है, हम कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज कर देंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो हम इसका न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम क्लास बी एम्पलीफाई करेंगे। इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा बता दूँ, एक तो हमने देख लिया कि एफिशिएंसी इज कंट्रोलेबल जस्ट बाय चेंजिंग द पीक टू पीक वोल्टेजेस, तो हम एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमें दिख गया कंपेयर टू द प्रीवियस क्लास ए एम्पलीफायर। एक तो पावर वेस्टेज कम हुई बिकॉज हमने वो रिमूव कर दिया, कलेक्टर रेजिस्टेंस जो था काफ़ी डिसिपेट हो रही थी पावर उसमें, तो वो रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और ट्रांसफार्मर एक्शन की वजह से कंट्रोलेबल हो गई, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है क्लास ए एम्पलीफायर विद अ कपलिंग ट्रांसफार्मर।
तो इसका ये बेनिफिट एक है। ओके, सो इसका न्यूमेरिकल करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बेटर हो गई उससे, पहले वाले से। तो ओके, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल भी और फिर हम क्लास बी एम्पलीफायर भी डिस्कस करेंगे।